हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो यूपीएससी ने आंसर की रिलीज़ की जो कि उसके प्रीलिम्स की थी। अब अगर हम ये क्वेश्चंस 2023 में डिस्कस कर रहे हैं, पहली बात अब इसका रेलेवेंस जानना चाहेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, एक क्वेश्चन यूपीएससी ने कैंसिल किया और बाकी लगभग हम इसमें 20 क्वेश्चन 19 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें जो क्वेश्चंस काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। मतलब कोचिंग सेंटर वर्सेस यूपीएससी का वो खेल है जिसमें बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ने अलग आंसर की निकाली थी, बट यूपीएससी ने जो आंसर की निकाली है वो एंटायरली डिफरेंट है। अलग अलग व्यूज हैं इसको लेके। सो हम एज एन एस्पिरेंट इस चीज़ को जान लेते हैं, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है पिछले 2-3 साल के प्रीलिम्स के ट्रेंड में कैसा पूछा जा रहा है। सो ये वो क्वेश्चन है जिसको यूपीएससी ने इसको कैंसिल ही कर दिया है टोटली। इसका कोई आंसर यूपीएससी ने नहीं कहा है। सो इट इज द टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेड रिजर्व्स कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्म्स with existing external commercial borrowings, and devaluation of domestic currency decreases the currency risk associated with these external commercial banks। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है नॉट, अलग अलग कोचिंग्स ने अलग अलग कराए थे। यूएस फेड टैपरिंग, एक्चुअली आप ऐसा मानिए कि अगर यूएस का बैंक है और वो अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, तो इंडियन मार्केट के अंदर जितने भी इनके इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंडिया से अपना पैसा विड्रॉ कर लेंगे, इंडियन मार्केट से पैसा विड्रॉ करेंगे और वो यहां पे इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, वो यूएस के बैंक में। इससे एक चीज होगी कि रुपये की वैल्यू जो है वो घटती चली जाएगी। अगर पहले डॉलर 80 रुपीज था तो अब डॉलर लगभग 90 रुपीज या 85 रुपीज के अराउंड हो जाएगा। एक तो ये होगा। एक चीज और होगी, जो इंटरनल बोरोवर्स हैं जिन्होंने यहाँ के बैंक से लोन ले रखा है, एक्सटर्नल बैंक से जो उन्होंने लोन ले रखा है, उनको लोन एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। जहां पहले उनको 80 रुपए पे करने पड़ते हैं, वहां अब इसी के चलते उनको 85 या 90 रुपीज पे करने पड़ते हैं। सो दिस इज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑन द इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विद रेफरेंस टू द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्ट इट as it aims to achieve universal health coverage. Every citizen of India should be part of it ultimately. Then है कि it has seamless portability across the country. Which of the statements given is are correct? So if you will try it, different coaching centers ने अलग अलग दिया था। कुछ coaching centers का इसमें डी आंसर था कि सबको इसको अडॉप्ट करना ही करना है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, सो हर सिटीजन को अल्टीमेटली इसका पार्ट होना है। बट यूपीएससी का जो आंसर निकला है वो उसने इन दोनों स्टेटमेंट्स को गलत माना है और केवल एक स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है कि इसकी जो पोर्टेबिलिटी है वो ऑल ओवर कंट्री एकदम सीमलेस है। सो योर आंसर इज बी अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल की। नाउ विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। If the inflation is too high, Reserve Bank of India is likely to buy government securities. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. If the interest rate in the US and European Union were to fall, that is likely to reduce the RBI to buy dollars. So इसका आसानी से एलिमिनेशन से हो जाता है कि अगर इन्फ्लेशन काफी हाई होता है तो आरबीआई अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगा, इसका मतलब कि वो जो नोट्स हैं या जो कैश में मनी है वो उसको ट्रांसफर करेगा बाहर के लोगों पे या पब्लिक पे। अब जब उन लोगों के पास पैसा और ज्यादा हो जाएगा तो इन्फ्लेशन को और ज्यादा इंक्रीज कर देगा। सो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई नहीं करेगा इन्फ्लेशन के टाइम पे। अगर आप इसको एलिमिनेट करते हैं, यूल गेट योर आंसर इज बी, एंड दिस इज ऑल्सो द ऑफिशियल आंसर ऑफ द यूपीएससी। नाउ द क्वेश्चन इज कि विद रेफरेंस टू द फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म्स operating in India, which of the following statements is are correct? So they can sell their own goods in their addition to offering their platforms as marketplaces. The degree to which they can own big sellers on their platform is limited. ये भी controversial question रहा है। Select the correct answer using the code given below. Now अगर आप Amazon का एग्जाम्पल ले लेते हैं, Amazon अपनी खुद की गुड्स इसमें नहीं बेचता है। सो ये स्टेटमेंट आप इनकरेक्ट मान सकते थे। बट अगर जनरल फॉर्म में पढ़ा जाए कि डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स इज लिमिटेड, तो जनरली इसको करेक्ट माना जाएगा। काफी कोचिंग्स ने भी इसको सेकेंड ऑप्शन दिया, बट ये स्टेटमेंट गलत है एंड अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी। सो योर आंसर इज डी, नीदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है, वी आर डिस्कसिंग एक्चुअली सेट बी हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें। विद रेफरेंस टू द Indian economy, consider the following statements. A share of the household financial savings goes towards government borrowings. Second, dated security
issued at market related rates in the auctions form a large component of the internal debt. So which of the statements is are correct? ये भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल था क्योंकि ये उस ईयर के यूनियन बजट में था कि जो डेटेड सिक्योरिटी उसका अच्छा खासा प्रपोर्शन था. इस साल का भी आप बजट देखेंगे तो आपको उसमें डेटेड सिक्योरिटीज के बारे में रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी. सो दिस स्टेटमेंट वाज करेक्ट. नाउ स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करते हैं कि जो हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स होती हैं इनका एक शेयर गवर्नमेंट वर्निंग्स की तरफ जाता है नहीं जाता है, काफी कंफ्यूजन था बट स्टिल यूपीएससी ने इसको सही माना है एंड बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो योर आंसर इज सी. नाउ द क्वेश्चन इज कि विद रेफरेंस टू द कन्वर्टिबल बॉन्ड्स consider the following that as there is an option to exchange the bond for equity, convertible bonds pay lower rate of interest. The option to convert to equity affords the bondholder a degree of indexation to rising consumer prices. Which of the statements given above is are correct? So इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है बॉन्ड और एक होता है शेयर. शेयर जनरली जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं और अगर उस कंपनी का प्रॉफिट होता है तो अपने डिविडेंड में से या प्रॉफिट में से आपको शेयर देती है. एक तरीके से आप ओनर मान लीजिए कंपनी के, अगर आप ज्यादा शेयर्स लेते हैं सो ये एक तरीके से पार्ट आप खरीदते हैं कंपनी का. बॉन्ड में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है. अगर आपने बॉन्ड खरीदा तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा एंड दिस इज हाउ बॉन्ड वर्क्स. ये दोनों इंटरचेंज जनरली नहीं होते, लेकिन जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं इनको शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. अब ऑब्वियस सी बात है जब ये शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है तो जो पहला स्टेटमेंट है कि ये लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं अगर आप केवल शेयर या केवल बॉन्ड लेते हो, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट बेसिकली इंडेक्सेशन, जैसे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड होते हैं, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वो उन पे प्रिंसिपल भी इंटरेस्ट उन पे एक्चुअली बढ़ता जाता है, तो ये उस हिसाब से एक टॉपिक है. सो इसका करेक्ट आंसर है सी. बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 79. द रेफरेंस टू द नॉन फंजिबल टोकन्स. Consider the following statements. They enable the digital representation of physical assets. Second, they are unique cryptographic tokens that exist on the blockchain. Third, they can be traded or exchanged at equivalency and therefore can be used as a medium of commercial transaction. नॉन फंजिबल टोकन्स, क्रिप्टोकरेंसी, ये यूपीएससी का रिसेंट का बहुत फेवरेट टॉपिक है. सो ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा. इसका अगर हम आंसर देखेंगे तो जो एनएफटीज हैं ये कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स इनसे नहीं हो सकता है क्योंकि इनकी वैल्यू डिफर करती है. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. बाय एलिमिनेशन ऑल्सो यू विल गेट योर आंसर एज ए. दिस इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यूपीएससी एज वेल. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर इफ द रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ then surely wetlands function as their its kidneys. Which of the following functions of wetlands best reflects the above statement? So आपको इस statement के हिसाब से अपना आंसर इसमें से देखना है. The water cycle in the wetlands involves surface runoff, subsoil percolation and evaporation. Algae form the nutrient base upon which fish, crustacean, mollusks, bird, reptile and mammals thrive. Wetland play a vital role in maintaining the sedimentation balance and soil stabilization. Aquatic plants absorb heavy metals and excess nutrients. अब इसमें कंफ्यूजन ज्यादातर जो कोचिंग सेंटर्स को हुआ इन दोनों में हुआ था कि ये भी स्टेटमेंट सही लग रहा है, वेटलैंड प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन, बैलेंस सॉइल स्टैबिलेशन, लेकिन हमें जो सोचना है वो इस क्वेश्चन की इस स्टेटमेंट के हिसाब से सोचना है. तो इसके हिसाब से जो आपका आंसर होगा जो किडनी की तरह वर्क करेगा वो यही होगा कि वो हैवी मेटल को एब्जॉर्ब करता है, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स वगैरह को, सेम जैसे कि ये किडनी फंक्शन करती है ह्यूमन बॉडी में. अब आंसर इज डी. नाउ वी हैव 42. सो स्टेटमेंट दिस सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसमें सीधा राइस को आप वीट इसमें फील्ड में डायरेक्टली लगा देते हो, पानी कम लगता है, ये सारी चीजें इसमें कम लगने लगता है, राइस ज्यादा होता है. सो दिस इज इट. अब ये ऑफ कल्टिवेशन इन विच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड्स इज प्रैक्टिस्ड रिजल्ट्स इन reduced seed requirement, reduced methane production, reduced electricity consumption. Select the correct answer using the code given below. So इसमें एक्चुअली अगर आंसर देखा जाए तो कोचिंग सेंटर्स ने मैक्सिमम जो इसका आंसर था वो 1 और 2 निकाला था, जिसमें रिड्यूस्ड सीड रिक्वायरमेंट था, रिड्यूस्ड मीथेन प्रोडक्शन था एंड रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो. अब ये थोड़ा सा एक तरीके से उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करना हो गया कि अगर हम उसमें सीधा सीधा जाते हैं तो इसमें वाटर कम लगेगा, जनरेटर कम चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज होगा. बट यूपीएससी ने जो इसका आंसर दिया है वो डी दिया है कि ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि विद रेफरेंस टू द इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स.
Wild animals are the sole property of the government. When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected areas or outside. Apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture and killing. Which of the statements given above is are correct? So इसका जो आंसर था, वाइल्ड एनिमल सोल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट का होता है, इसको कोचिंग सेंटर्स ने इसको सही माना था अगर देखा जाए तो। मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो आंसर इसका 1 और 2 आना चाहिए, बट यूपीएससी में इस स्टेटमेंट को गलत माना है और ओनली द स्टेटमेंट सेकंड इज योर करेक्ट। आप क्वेश्चन पॉज करके इसको दोबारा पढ़ सकते हैं, अब्जॉर्ब कर सकते हैं आसानी से। सो नाउ देर इज वन मोर क्वेश्चन दैट होकेरा वेटलैंड पंजाब में है, रेणुका हिमाचल, रुद्रसागर त्रिपुरा एंड सस्थम कोटा लेक जो है ये तमिलनाडु में है। क्योंकि एलिमिनेशन ये जो पेयर वाले क्वेश्चन हैं पहली बार 2022 में इंट्रोड्यूस हुए थे, देन इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन था क्योंकि कुछ बाउंड्री लाइन पे पड़ते हैं एंड दिस इज इट। बट यहाँ पे जो होकेरा है ये हिमाचल प्रदेश में मिलता है तो पंजाब के साथ इसका नहीं है। रेणुका हिमाचल प्रदेश का एक वेटलैंड है, रुद्रसागर त्रिपुरा का एक वेटलैंड है, और जो सस्थम कोटा है ये केरला का वेटलैंड है एक्चुअली। सो तमिलनाडु इज द रॉन्ग आंसर, ओनली 2 पेयर्स वर करेक्ट। ये भी यूपीएससी का बी दिया है। देन एक है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट? सो इज इट ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या ऑल 4 स्टेटमेंट्स? सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं इसमें काफ़ी अलग अलग लगाए जा रहे थे कायदे कि आंध्र प्रदेश होगा या त्रिपुरा भी है एंड केरला तो है ही है, हिमाचल प्रदेश होगा या नहीं होगा। देयर वर मेनी थिंग्स बट अकॉर्डिंग टू यूपीएससी ऑल 4 आर द टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, सो योर करेक्ट आंसर वुड बी डी। नाउ वी हैव योगा वशिष्ठ was translated into Persian by निजामुद्दीन पानीपति during the reign of। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आप ये देख सकते हैं कि योगा वशिष्ठा ये एक हिंदू टेक्स्ट है, राइट? एंड हिंदू टेक्स्ट को पर्शियन में अगर कोई कन्वर्ट करेगा इसका मतलब कि उस राजा का जो है वो इसमें इंटरेस्ट होगा, ऑब्वियसली हिंदुइज्म में इंटरेस्ट होगा। तो इसमें से औरंगजेब और शाहजहां को तो आप हटा ही दीजिए। देन बचे हुमायूं और अकबर। नाउ निजामुद्दीन पानीपति जो थे ये अकबर और जहांगीर के टाइम के थे। अब जहांगीर जब ऑप्शन में नहीं है सो एक ही आंसर बचता है अकबर। अकबर काफी टॉलरेंट पॉलिसी भी थी हिंदूज के प्रति, जिजिया अबॉलिश करना और बहुत सारी चीजें अकबर ने किया था। सो इसका आंसर है ए, दैट इज अकबर। नाउ वी हैव दैट विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द राइन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च्ड अप टू दिल्ली एंड besieged the city. Muhammad bin Tughlaq temporarily lost portions of northwest of his kingdom to the Mongols. Which of the statements given above is are correct? तो अगर हम पहले मंगोल इन्वेजन की बात करते हैं तो पहला मंगोल इन्वेजन जो हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ था, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे नहीं। सो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते, बी और डी। मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररी इन्होंने कुछ पोर्शंस नॉर्थ वेस्ट किंगडम के अपने मंगोल्स को लॉस्ट किए थे। अब ये ऐसा है या नहीं है, बट इससे पहले हम स्टेटमेंट सेकंड देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है इनमें जब मंगोल असॉल्ट हुआ था तो मंगोल लगभग दिल्ली तक आ गए थे और सिटी को बेसीज कर लिए थे। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की बात करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स लाए थे, जैसे दाग, चेहरा एंड सोल्जर्स को कैश में पेमेंट करना, ये कुछ कुछ रिफॉर्म्स लाए थे। काफ़ी पावरफुल राजा भी था। सो बट क्या हुआ था कि जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर चढ़ाई करने गया था, जब रानी पद्मावती वाला जो था, एंड जब ये चित्तौड़ गया था तो पीछे में दिल्ली में मंगोल का इन्वेजन हुआ था और मंगोल के इन्वेजन के साथ साथ कुछ समय के लिए उन्होंने दिल्ली को बेसिकली कैप्चर कर लिया था। सो स्टेटमेंट सेकंड इज योर करेक्ट स्टेटमेंट एंड अकॉर्डिंग टू यूपीएससी योर आंसर इज बी। Now we have another question. So according to the Kautilya's अर्थशास्त्र, again which of the following are correct? So अब कोई अर्थशास्त्र तो पढ़ेगा नहीं, but still ये क्वेश्चन किया जा सकता था। A person could be a slave as a result of the judicial punishment. If a female slave bore her master a son, she was legally free. If a son born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to the legal status of the master's son. Which of the statements above is are correct?
सो मैक्सिमम कोचिंग सेंटर्स ने उस टाइम पे जो इसका आंसर बताया था वो डी बताया था कि किसी को भी स्लेव एक जुडिशियल पनिशमेंट अगर मिलती है तो उससे उसको जीवन भर के लिए उसको स्लेव बनाया जा सकता है। पर जो स्लेव होता था ये बेसिकली कास्ट सिस्टम के थ्रू होता था, या इसको वर्ण सिस्टम भी कहा जाता था। ये वर्ण के थ्रू होता था कि एक स्पेसिफिक कास्ट के लोग या एक स्लेव कास्ट के लोग बनाए जाते थे। तो जुडिशियल पनिशमेंट से बनाना ये स्टेटमेंट गलत है। यूपीएससी के हिसाब से भी आपकी केवल आंसर 2 ही करेक्ट है, दैट इज 2 and 3, एंड योर करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी। With reference to the United Nations Convention on the Law of Seas, consider the following statements. A coastal state has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles measured from the baseline determined in the accordance with the convention. Up ships of all states, whether coastal or landlocked, enjoy the right of innocent passage through the territorial area. मतलब इसकी जो territorial sea है जो 12 nautical miles की होती है, इससे कोई भी फ्री पैसेज जा सकता है। नाउ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शेल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन फ्रॉम विच द ब्रेथ ऑफ द टेरिटोरियल सी इज मेजर्ड। ये अनक्लॉज के लॉज हैं। सो यूपीएससी का जो इसमें आंसर रहा है, अब जो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं ये 200 नॉटिकल माइल तक जाते हैं, टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल तक जाती है। एंड अकॉर्डिंग टू यूपीएससी ये आपका स्टेटमेंट्स अगर सही हैं, सो ये तीनों ही स्टेटमेंट इसके हिसाब से सही हैं। सो ये करेक्ट आंसर इज डी। यहाँ पे कई इस सेकंड स्टेटमेंट को लेके कई जगह कंफ्यूजन था कि क्या टेरिटोरियल सी में से फ्री ली बाकी शिप्स जा सकती हैं या नहीं जा सकती, तो बट यूपीएससी का इसमें आंसर डी आता है। अब विद रेफरेंस टू द इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Government law officers and legal firms are recognized as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from the recognition as advocates. अब second statement है, bar council have the power to lay down the rules relating to the legal education and recognition of law colleges. Which of the statements given above is are correct? So आप अगर न्यूज़ फॉलो करते हैं, करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं, तो बार काउंसिल न्यूज़ में आता रहता है, एंड ये लीगल एजुकेशन जो भी है उससे रिलेटेड, लॉ कॉलेजेस से रिलेटेड रेगुलेशंस वगैरह वो बार काउंसिल का काम अंडर आता है। सो स्टेटमेंट सेकंड आपका करेक्ट है। बट जो पहला स्टेटमेंट है कि जो कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं या फिर जो पेटेंट अटॉर्नीज होते हैं ये एडवोकेट बेसिकली इनको नहीं माना जाता, ये वहां से एक्सक्लूडेड होते हैं, ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। सो योर करेक्ट आंसर इज बी अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी एज वेल। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 28. सो विद रेफरेंस टू द राइट्स Article 32 issued by the courts in India, consider the following statements. The mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty. Mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. Any public minded person can be petitioner to move the court to obtain the right of quo warranto. Which of the statements given above is correct? So इस क्वेश्चन में एक्चुअली राइट्स, अगर हम राइट्स की बात करें, सो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, एंड आर्टिकल 226 जो है ये हाई कोर्ट के लिए होता है। अब अगर हम इसकी स्पेसिफिक बात करेंगे तो यूपीएससी का जो इसमें आंसर रहा है कि ये पहला स्टेटमेंट उसका सही है कि प्राइवेट कंपनी के उसमें हम नहीं दे सकते अगेंस्ट, इवन गवर्नमेंट कंपनी के अगेंस्ट नहीं दे सकते। मैंडेमस हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स को किसी ऑर्डर या उस चीज के लिए बेसिकली इशू करते हैं। सो नाउ इट इज कि ऑब्वियसली कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन कोर्ट जा सकता है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो लीगैलिटी क्लेम देता है किसी भी पब्लिक ऑफिस पर। नाउ सो योर करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी इज डी। नाउ वी हैव आवर क्वेश्चन नंबर 94. कंसिडर द स्टेटमेंट्स. द इंडिया सैनिटेशन कोलिशन is a platform to promote sustainable sanitation and is funded by the government of India and the World Health Organization. Second statement is the National Institute of Urban Affairs is an apex body of Ministry of Housing and Urban Affairs in Government of India and provides innovative solutions to address challenges to the urban India. Which of the statements given above is are correct? So फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इंडिया सैनिटेशन कोलिशन है, ये बेसिकली पब्लिक ग्रुप्स हो गए या फिर जो सिविक बॉडीज हो गए, इन सब का कोलिशन है, एंड ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको फंड नहीं करती है। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बहुत जनरल स्टेटमेंट है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की एपेक्स बॉडी होगी और इसका काम इनोवेटिव सॉल्यूशंस देना होगा इंडिया की अर्बन प्लानिंग के लिए।
नाउ द थिंग इज कि ये क्वेश्चन काफी कोचिंग्स ने इसको सही माना था, जनरल वे में पढ़ा जाए तो ये क्वेश्चन आप मान सकते हैं, लेकिन जो यूपीएससी की आंसर की आई है वो डी आई है। अब अगर हम पिछले साल की कट ऑफ की बात करते हैं जो कि आया था 88.26 समथिंग और 66 समथिंग लाइक दैट, तो एनालिस्ट आईएएस ने जो इसको लास्ट ईयर नितिन सर ने इसको प्रिडिक्ट किया था, दैट वाज अराउंड 88 to 90 ही प्रिडिक्टेड, व्हिच वाज प्रिटी क्लोज, and I'll give you a video of that as well after this. So stay tuned with Analyst IAS for your better preparation. It will be 88 to 90, right? 88 I have put because of the fact that last year, because of the corona time, lack of guidance was not there, many other factors were there, the cutoff was 87. The question paper, the level of difficulty in the questions is relatively very high this year, but still many other factors taken together bringing me to this point that cutoff will be 88 for general category, and then further you can brought it down for the other categories. This is my take, and whatever performance you have given, I'm saying that please take a chill pill now.